लखनवी अंदाज, और इसके लेखक हैं यशपाल। लेखक यशपाल, आप देख सकते हैं यहाँ इनका चित्र। और इन्होंने जो कहानी लिखी है उसमें एक रेल के डब्बे का सीन है, जिसमें पैसेंजर रेल का डब्बा सेकंड क्लास, और उसमें एक नवाब साहब बैठे हैं। फिर लेखक भी आकर बैठ जाते हैं। नवाब साहब जो है वो खीरे खा रहे हैं छीलकर। ये रेल का डिब्बा कुछ कुछ इस प्रकार का है। जिन्होंने ट्रेन नहीं देखी है उनके लिए यह चित्र, ताकि वो पूरी कहानी जब सुनेंगे तो उस समय चित्र भी उनके दिमाग में होना चाहिए। इसको कहते हैं बर्थ, जो सीट होती है, जो पूरी सीट होती है जिसपे आप सो भी सकते हैं, बर्थ कहलाती है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा चित्र है। अब कहानी पढ़ते हैं। आइए पाठ का पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं। यूं तो लेखक यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस समय की पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष कर रहे हैं। जिस समय उन्होंने लिखी होगी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समय होगा, जब रियासतें छीन रही थी, रियासतों पर सरकार कब्जा कर रही थी, तो नवाबी छीन रही थी सबकी। तो उस सामंती वर्ग पर, उस पैसे वाले ग्रुप पर उन्होंने व्यंग्य किया है कि जो वास्तविकता से बेखबर हैं, जो वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते कि भैया वो रियासतें नहीं रही, वो रियासतदार नहीं है, फिर भी उसी जीवन शैली के, उसी लाइफस्टाइल के आदि हैं। वो जो बनावटी है, जो दिखावे की है, और कह रहे हैं कि कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। और आज भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो झूठी शान और शौकत में जी रहे हैं, बनावटी दिखावा करते हैं, सिर्फ प्रदर्शन के लिए अपनी शान और शौकत का ढोंग करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ। लखनवी अंदाज, जैसा कि शीर्षक बता रहा है कि इस कहानी का लखनऊ से कोई संबंध होगा। बिल्कुल है। लखनऊ का अंदाज, वहाँ का स्टाइल क्यों मशहूर है? क्योंकि लखनऊ को कभी नवाबों की नगरी कहा जाता था। तो वहाँ रईस नवाब हुआ करते थे, और उनके रहने सहने, उठने बैठने का अंदाज ही निराला होता था। उनके शिष्टाचार की मिसालें दी जाती थी। तो यहाँ लखनऊ स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन शुरू हो रही है और आसपास के किसी छोटे शहर तक जा रही है। मुफस्सिल का अर्थ है मेन शहर होता है, जो बड़ा शहर होता है उसके आसपास का कोई शहर। तो वहां तक की पैसेंजर ट्रेन। अच्छा, इसमें सेकंड क्लास का जिक्र आएगा। तो फर्स्ट और सेकंड के बाद थर्ड क्लास भी हुआ करता था पुराने टाइम में। बाद में थर्ड क्लास बंद कर दिया गया, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्लास ही ट्रेन में रखे गए। तो यहाँ जो अधिकतर लोग होते थे वो सस्ते टिकट के चक्कर में थर्ड क्लास में सफर किया करते थे। अब लेखक कह रहे हैं कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार भर रही थी, मीन्स सीटी बजा दी थी ट्रेन ने, अब वो चलने ही वाली थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, तो लेखक ने सोचा जाना तो दूर नहीं है, आसपास ही जाना है, तो थोड़े से डिस्टेंस के लिए मैं टिकट ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। क्योंकि उनको एकांत चाहिए था, खाली डब्बे में सफर करना था, ताकि वो अपनी कहानी के लिए या अपना कुछ भी आर्टिकल लिख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो उसके लिए उनको कुछ अच्छे विचार चाहिए थे जो अकेलेपन में ही आ सकते हैं। और साथ ही साथ वो दृश्य, प्राकृतिक दृश्य जो आसपास आते हैं ट्रेन चलते समय, उनको भी एंजॉय करना चाहते थे। तो आराम से सेकंड क्लास से जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो कहीं जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में, अकेलेपन में नहीं कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ले लिया उन्होंने। अब गाड़ी चलने वाली है, और क्या है कि टिकट जो आसपास थोड़े डिस्टेंस के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे रिजर्वेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, आप टिकट लीजिए बैठ जाइए। तो उन्होंने भी, जो गाड़ी छूट रही थी, गाड़ी निकल रही थी, तो सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझा उन्होंने। देखा कोई दिख नहीं रहा, उसी में दौड़कर चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, उनका अनुमान था खाली होगा, लेकिन वो डब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन का अर्थ होता है जहाँ कोई आदमी ना हो, निर्जन। तो वो खाली नहीं था। उन्होंने देखा एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश यानी सभ्य सज्जन बहुत सुविधा से पालती मार के बैठे हुए थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे।
डिब्बे में जैसे ही लेखक पहुंचे, अचानक कूद जाने से, क्योंकि गाड़ी चलने वाली थी, धीरे धीरे खिसकती है ना, वैसे हो रही थी, तो अचानक चढ़े हैं उसके अंदर। तो जो पहले से बैठे हुए थे साहब, नवाब साहब, उनको अच्छा नहीं लगा। वो खुद भी शायद खाली डब्बा देख के उसमें बैठे होंगे। तो कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। तो लेखक को नवाब के चेहरे पर अच्छे भाव नहीं दिखाई दिए, उपेक्षा के भाव दिखाई दिए, जैसे कि लेखक का वहां आना उन्हें पसंद नहीं आया। हो सकता है वह भी कहानी के लिए किसी की चिंता में हो। लेखक सोच रहे शायद ये मेरे को पसंद नहीं कर रहा, मेरा आना इसको पसंद इसलिए नहीं होगा कि शायद ये भी मेरी तरह एकांत की तलाश में होगा, किसी कहानी के लिए आइडिया लेना चाह रहा होगा एकांत में बैठ के। या फिर खीरे देखे उन्होंने तो कहा खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, कहीं और बैठ के खाएगा खीरा, फर्स्ट क्लास में या थर्ड क्लास में तो जाएगा ही नहीं, फर्स्ट क्लास में तो वहाँ पे लोग सब कहेंगे अरे खीरे जैसी छोटी चीज़ ही अब खा रहा है नवाब साहब, तो इसीलिए, और खाने का उनका दिल होगा, इसलिए शायद खाली डिब्बे में सेकंड क्लास में सफ़र कर रहे होंगे, इधर आ गए हैं। मेरे को इन्होंने देखा और खीरे रखे हैं सामने, तो इनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ये भी आ गया, मैं इसके सामने कैसे खाऊंगा खीरे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया और नवाब साहब ने उनके आने पर ना तो कोई उत्साह से उनको ग्रीट किया, ना खीरा खाने के लिए उनको कहा, मीन्स कंपनी के लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाया, उत्साह नहीं दिखाया। और लेखक कहते हैं हमने भी उनके सामने की पट पर बैठकर आत्मसम्मान से अपना बैठ गए वहाँ पे, आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, मीन्स नजरें बचाकर उनसे, और बाहर कहीं देखने लगे कि भाई मेरे भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, मेरा भी आत्मसम्मान है, मैं क्यों पहले ग्रीट करूं, आप पहले से बैठे थे, आप खाने बैठे हैं तो आप पूछिए, लेखक का ये सोचना होगा। तो अब दोनों ही आपस में बात नहीं कर रहे हैं और लेखक के दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे हैं। बैठे खाली, मतलब बिना किसी काम के बैठे, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत भी लेखक है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान लगाने लगे, बस वही बैठ के दिमाग में कि अरे हमारे आने से उनको समस्या हो गई, क्या असुविधा हो गई, वो ऐसे क्यों संकोच कर रहे हैं, शायद नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। उन्होंने अब सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने पैसे बचाने के लिए ये सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा कि यहाँ कोई आता तो है नहीं है, फर्स्ट क्लास में जाने से बजाय सेकंड क्लास में ही चलो और वहाँ कोई नहीं आएगा, अकेले आराम से खीरा खाएंगे। अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफर करता देखे, और अब उन्हें ये सहन नहीं हो रहा कि कोई दूसरा सभ्य व्यक्ति शहर का वो उनको यहाँ सफर करते देख रहा है। मंजिला मीन्स मिडिल क्लास, मिडिल दर्जा, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, तो सेकंड क्लास में सफर करता हुआ देख रहा है। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। अब अंदाजे लगाते जा रहे हैं, अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। खीरा तो छोटे मोटे आम आदमी खाते हैं टाइम पास करने के लिए, भूख मिटाने के लिए। ये नवाब लोग तो वही मेवे और मलाई खाएंगे। अब हम कनखियों से नवाब की ओर देख रहे थे, वो आंख बचा बचा के, चुरा चुरा के, थोड़ा थोड़ा अपनी कनखियों से कॉर्नर से देख रहे थे कि नवाब साहब क्या कर क्या रहे हैं। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे, सोचते रहे, उनके दिमाग में भी कुछ चल रहा होगा। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, अचानक जैसे शिष्टाचार के नाते उनको अभिवादन किया, आदाब अर्ज। जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, मतलब खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक ने एक इमेज बनानी शुरू कर दी थी, एक तस्वीर बनानी शुरू कर दी थी नवाब साहब की कि ये तो बड़े नवाबी अभिमान में हैं, घमंड में हैं और मुझसे बात ही नहीं की, जबकि हम दो ही जने हैं और खीरा भी सामने रखा हुआ है खाने के लिए, मुझे भी नहीं पूछा। भाप लिया और जैसे इन्होंने ये पूछा कि खीरा खाएंगे आप, तो फिर अंदाजा लगाया लेखक ने कि ये जो है आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए, मीन्स आप शरीफ बनने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, आप भी हमें मामूली लोग जैसा ही समझ रहे हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए।
कि हम भी आम लोगों की तरह तुमने हमें दिया और हम खा लेंगे, नहीं, हम भी हमारा भी अपना अभिमान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। ये कहते हुए उन्होंने जवाब दिया, नहीं नहीं शुक्रिया, थैंक यू, आप खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया। ध्यान से वो कुछ सोचने लगे बाहर देख के। फिर दृढ़ निश्चय किया और खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा निकालकर उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटकर उन्हें गोद कर झाग निकाला। क्या होता है कि आजकल तो खीरे कड़वे नहीं आते, पहले जो देसी खीरे होते हैं वो कड़वे होते थे, तो उनका सिर काट के उनको मला जाता था, गोद कर झाग निकाला जाता था ताकि कड़वापन उनका खत्म हो जाए। फिर खीरों को बहुत सावधानी से छील कर एहतियात में सावधानी फाकों को करीने से तौले पर सजाते रहे बड़े स्टाइल से। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। जैसे कोई भी है, आप कहीं गाजर लेते हो, मूली बेचने वाले भी होते हैं, खीरा बेचने वाले भी, तरह तरह के जो सलाद बेचने वाले जो होते हैं वो मसाला भी देते हैं। तो इसी तरह से वे लेखक बता रहे हैं कि लखनऊ स्टेशन से इन्होंने खीरा लिया है, तो वहां पे ये आम बात है कि जीरा मिला हुआ नमक और पिसी लाल मिर्च साथ में देते हैं। तो Good grammar and spelling are important. अपने पास रखी हुई थी वो पुड़िया, उनके पास भी थी, तो उन्होंने बहुत करीने से यानी बहुत बड़े तरीके से खीरे की फांकों पर जीरा मिला ये नमक और लाल मिर्च की सुर्खी ऊपर स्प्रिंकल कर दी, बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण, जबड़े जो हिल रहे थे उनके, और भाव भंगिमा मीन्स जो उनके हाव भाव चेहरे पर आ रहे थे एक्सप्रेशंस, उनसे स्पष्टता साफ था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है कि जो नमक मिर्च डाल रहे थे वे, और जो भी उनके एक्सप्रेशन से उससे लग रहा था कि इनके मुंह में खीरे के टेस्ट से ही पानी आ रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो कह रहे हैं कि भाई ये तो बड़े अपने आप को नवाबी समझते हैं, लेकिन खीरा खाकर वो अपने आप को आम लोगों की श्रेणी में ला रहे हैं, ऐसा लेखक सोच रहा है और कह रहा है कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजर बचाकर यहाँ सेकंड क्लास में आ गए हैं और अकेले यहाँ पर खीरा खाने का शौक पूरा कर रहे हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी तरफ देख लिया। वल्ला का बालम खीरा है, खीरे का एक प्रकार है जो फेमस है वहाँ पे। तो कह रहे हैं, फिर भी उनको ललचा रहे हैं कि भी तुम खा लो, ये खास खीरा है। फिर छिड़क दिए जाने से क्या होता है, जब भी खीरे में आप नमक डालते हैं तो वो पानी छोड़ता है, तो वही हुआ जब नमक मिर्च उस पर पड़ गई तो जो खीरा है उसकी पनियाती फांके जिनमें से पानी निकल रहा है, पानी वाली फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। लेखक के भी मुंह में पानी आ रहा था, मतलब मन ललचा रहा था उसका, लेकिन वो एक बार इनकार कर चुके थे भाई, तो आत्मसम्मान निभाना उचित ही था, सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। उन्होंने उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब का अर्थ होता है इच्छा, तो अभी मेरी इच्छा नहीं हो रही। और मैदा भी जरा कमजोर है, तो मैदा स्टमक अमाशय जिसे हिंदी में कहते हैं, तो कह रहे हैं कि मेरा पेट भी थोड़ा कमजोर है। किबला शौक फरमाए, आप ही शौक फरमाए, मतलब आप ही खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से जो प्यासी आंखें उनमें के भी अब मैं खा जाऊं इनको, तो प्यासी आंखों से नमक मिर्च के संयोग से नमक मिर्च डाली हुई जो चमकती हुई खीरे की फांके हैं, पानी उनमें आ गया था, पनियाती फांके थी, चमक रही थी, तो उनको देखा और खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास, लंबी सांस ली। लंबी सांस हम जब कोई अफसोस करते हैं या कोई बात गहरी सोच में होते हैं तो लंबी सांस। कुछ इन्होंने बहुत गहरा सोचा और खिड़की से बाहर देखे लंबी सांस ली। खीरे की एक फांक उठाकर होंठों तक ले गए और फांक को सूंघा, स्मेल किया। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। आंख बंद करके उसकी स्मेल को एंजॉय करने लगे। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। बीच बीच में मुंह में जो सलाइवा आ रहा था, लार आ रही थी, उसके पानी को देख के, उसके खीरे को देख के, तो वो भी अपना
उसको भी सट के जा रहे थे। तब नवाब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया, खिड़की के बाहर फेंक दिया फांक को जो सूंघ रहे थे। और नवाब साहब ने खीरों की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से आस्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो सारी जो खीरे की फांकें थी उन्होंने इसी तरह सूंघ सूंघ कर बाहर फेंक दी। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, गुलाबी आंखों से प्रसन्न आंखों से हमें देखा, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। सिर खम कर लेना पड़ा मीन्स सिर को झुकाना पड़ा। तस्लीम में यानी स्वीकृति में या सम्मान में। तो यहाँ पर उन्होंने यह इस बात को स्वीकार कर लिया कि हाँ यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। और इसी स्वीकृति में उन्होंने अपना सम्मान भी प्रकट किया नवाब साहब के प्रति। तो हम गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को क्या कह सकते हैं। तो कह रहे हैं कि खीरे की सुगंध और स्वाद की सिर्फ कल्पना से सेटिस्फाई होना यानी संतुष्ट होने का जो यह तरीका है, इसको हम सूक्ष्म, नफीस यानी बढ़िया या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कह सकते हैं। परंतु इस तरीके से क्या कोई अपना पेट भर सकता है? क्या किसी उदर मीन्स पेट, तृप्ति, सेटिस्फेक्शन। तो कह रहे हैं कि क्या किसी का पेट भर सकता है? क्या कोई अपनी भूख को तृप्त कर सकता है? इस तरीके से नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। इतना सोच ही रहा था लेखक, उन्हें डकार की आवाज आई। और डकार कब आती है? जब पेट भरा होता है। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, मतलब टेस्टी होता है, डिलीशियस होता है, लेकिन होता है शकील, यानी इंडाइजेशन करता है। शकील अपच करता है, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदा स्टमक, नामुराद जो दुर्भाग्यवान मीन्स अनलकी, ऐसी बोलते हैं जब किसी को। तो नामुराद मैदे पर बोझ डालता है मीन्स इंडाइजेशन करता है, अपच करता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, चक्षु मीन्स आंखें, तो ज्ञान की आंखें खुल गईं। लेखक को नया ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या कि ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने का डकार भी आ सकता है भाई। तो फिर बिना विचार, घटना, पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? पूछ रहे हैं, कह रहे हैं। परंतु आप बताइए कि क्या बन सकती है? नहीं बन सकती। इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि बिना विचार किसी घटना की कल्पना नहीं कर पाएंगे, और घटना की कल्पना अगर करेंगे तो उसमें पात्रों की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए चाहे वह सच्ची हो, सच्ची घटना पर आधारित हो कहानी, या फिर कल्पना के अनुसार आपकी कहानी लिखी गई है, बिना विचार के कहानी आप नहीं लिख सकते। तो किसी भी कहानी के लिए विचार, घटना और पात्रों की आवश्यकता अवश्य होती है। तो यह था पाठ लखनवी अंदाज, जिसमें आपने देखा एक नवाब साहब अपनी झूठी शान शौकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और किस तरह से उन्होंने खीरे बिना खाए फेंक दिए इस झूठी शान शौकत में, और लेखक को एक नई कहानी का विचार मिला, उन्होंने ये कहानी लिखी। धन्यवाद।